व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज हम एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपके हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और आपका सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस आ चुका है, तो आप उसको जाइए सीबीएसई की साइट पे देखिए कि क्या कर्टेल हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, क्या नया ऐड तो कुछ ना हुआ होगा, क्योंकि वैसे ही आप ना पढ़ रहे हो तो फिर तो दिक्कत ही है ना। तो थोड़ा सा सिलेबस कर्टेल हो गया है, कम हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस है जो हम पढ़ रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है, तो वो आप स्किप कर सकते हो। मैं तो कहूँगा आई वुड सजेस्ट कि आप सब कुछ पढ़िए जो आपके सिलेबस में आपको टाइम मिलता है तो, लेकिन पहले वो पढ़िए जो आपका सिलेबस है। उसके बाद बचता है तो जो हटा दिया है उसको भी पढ़िए, क्योंकि बाद में वो मेथड्स भी काम में आ जाते हैं। हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस के एकदम ज़बरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज आपको, ठीक है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, एकदम ऐसे क्वेश्चन होंगे ना कि आप कहोगे कि हाँ। और मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको मैं आपके लिए बना के रहूँगा, मैथ्स को इतना आसान बना दूँगा। उसका रीज़न ये है कि मैं शुरुआत जो करता हूँ वो आसान से डिफ़िकल्ट लेवल पे जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक कठिन सा क्वेश्चन लाऊं और बोलूं कि करो भाई सॉल्व उसको। अगर मैं कठिन सा क्वेश्चन कराऊंगा तो वैसे ही आप डर जाओगे और आपके दिमाग में, दिल में आपका डर बैठ जाएगा, मैथ से फिर आप और भागोगे। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको जब मैं सिखाऊं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं शुरुआत करूँगा सिंपल से और डिफ़िकल्ट लेवल अपना बढ़ाता चलूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आऊँगा, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, बहुत एक क्वेश्चन लाते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और कहते हैं कि हाउ टू सॉल्व 5 सेकेंड दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। वो ट्रिक्स कुछ नहीं होती साहब। ट्रिक्स नाम की दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है। ट्रिक्स एक फ़ाइनल रिजल्ट होता है जिसको आपको याद करा दिया जाता है। वो याद कर लो, उसी में वैल्यू पुट कर दो, फाइनल रिजल्ट में आंसर निकल जाता है। तो ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर। कोई कहता है ट्रिक्स है तो वो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, आप ट्रिक्स देखते रहिए। हाइट एंड डिस्टेंस के आज अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, जो बुक्स है मेरे पास आर.डी. शर्मा, उसके अंदर मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन है, उसको पढ़वाऊंगा। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दूंगा, फिर उसका डायग्राम बनाकर उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। बस यही काम करना है मुझे। जो भी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हो सकते हैं। हालांकि कैलकुलेशन और एवेलुएट करने वाले क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पिछले सालों में सीबीएसई के पूछे गए हैं और जो प्रूफ के ऊपर हैं वो कराऊँ, ठीक है। पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। मेरे पास आर.डी. शर्मा है, काफ़ी पुरानी है, एडिशन है, मुझे एक बच्चे ने दी थी। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज ए हॉबी। ये है क्वेश्चन मेरे पास। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेरे ख्याल से कतई ना तो कुछ भी ना तो पिछले 10 सालों में 4-5 बार तो आ ही गया होगा। ये है साहब क्वेश्चन। आपको दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये है क्वेश्चन। लो साहब, क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, मतलब यदि उन्नयन कोण एक क्लाउड का फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। मतलब सर आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ, मैं 2 बार पढ़ाऊंगा। ये रहा दूसरी बार क्वेश्चन ये। इफ the angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। इस क्वेश्चंस का डायग्राम बनाने के बाद फिर से मैं ये क्वेश्चन आपको पढ़वाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर? इसका डायग्राम भी बनेगा? मैंने कहा हाँ जी हाँ, इसका डायग्राम भी बनेगा। इसका सॉल्यूशन हम इधर से करेंगे। ये लिखा मैंने सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन।
अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, मतलब पहले तो मैं साहब बादल बना दूं, क्लाउड का मतलब होता है बादल, ये बादल है। उसने कहा कि एक लेक है, एक लेक, लेक मतलब झील, झील झरना, लेक ये पानी बह रहा है, ये झील है, ये झील है, ये झील है। और उसने कहा कि लेक से h मीटर, लेक से h मीटर ऊपर, h मीटर ऊपर एक पॉइंट से इस बादल का जो कोण बन रहा है, इस लेक से जो बादल का कोण बन रहा है वो बन रहा है अल्फा। ठीक है साहब, अगर ये h मीटर है तो ये वाली हाइट भी h मीटर होगी, पहली बात तो ये, अगर ये h मीटर है तो ये वाली हाइट भी h मीटर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। नेमिंग अभी करूँगा। सबसे पहली लाइन में उसने लिखा है कि एक बादल का लेक से h मीटर ऊंचाई एक पॉइंट से जो उन्नयन कोण बना है, जो ऊपर की तरफ देखते हो तो उन्नयन कोण बनता है, और जब नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एलिवेशन ऊपर की तरफ, डिप्रेशन नीचे की तरफ। अगली बात में उसने कहा है कि इसी बादल की परछाई नीचे गिरती है, किसमें, झरने के अंदर। आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो, कहाँ पर, मैंने कहा शक्ल कहाँ देखोगे आप, इस बादल की परछाई यहाँ गिरती है, और इसी पॉइंट से ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है बीटा, ये वाला एंगल बनता है बीटा। इसी डायग्राम में ये वाली बात लिखी हुई है कि जब वो h मीटर ऊंचाई से बादल को देखता है, जब वो h मीटर ऊंचाई से, मतलब लेक से h मीटर ऊंचाई पर खड़े होकर बादल को देखता है तो एंगल बनता है अल्फा। और इस बादल की परछाई जब नीचे गिरती है ये लेक के अंदर, ये झील झरने के अंदर, तो एंगल इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ तो डिप्रेशन बनेगा ना, ये बीटा बनता है, ये बनता है बीटा। आपको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, तो साहब लेक ये है, अगर मैं ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीटर मान लो तो कोई दिक्कत ना होगी। अब मैंने कहा कि यहाँ पर x मीटर ये होगी, अब पूरी हाइट जो है, पूरी हाइट जो है वो ये होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी हाइट होगी। तो मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है x प्लस h बराबर, मतलब आपको प्रूफ करना है x प्लस h बराबर हाइट ऑफ द क्लाउड। हाँ जी बिल्कुल, h tan अल्फ़ा, h tan अल्फ़ा बीटा प्लस tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये बात आपको प्रूफ करनी है क्वेश्चन के अंदर, यही क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ, ये बात साबित करनी है, ये बात लाना है। ये लो साहब क्वेश्चन देखिए ज़रा एक बार और, क्या लिखा है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव अ लेक इज अल्फ़ा। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। ये बात देख रहे हो आप कि ये नीचे वाली लेक है, लेक इस वाले पॉइंट से लेक से h मीटर ऊंचाई पर, ये h मीटर ऊंचाई पर से एक पॉइंट जो बादल का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है अल्फ़ा। दूसरी बात में क्या लिखी है उसने, दूसरी बात उसने ये लिखी है, कहाँ गया, इज अल्फ़ा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, मतलब झील के अंदर जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, परछाई पड़ती है किसकी, बादल की, तो उसी पॉइंट से, मतलब ये बादल था, इस बादल की परछाई नीचे गिरी इस झील के अंदर, तो जब परछाई गिरी तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो बीटा बना। तो आपसे बोला गया है कि प्रूफ कर दीजिए, इस बात को साबित कर दीजिए कि जो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ क्लाउड इज h tan बीटा tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये बात मैंने नीचे सुंदर अक्षरों में लिख दी है, इसी बात को मैं करना है, ठीक है।
सर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है। मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एक बच्चा भी देख ले, एक बच्चा भी देख ले और पढ़ ले तो मेरे ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वीडियो लंबी हो रही है छोटी हो रही है। मेरा काम है आपके दिमाग भीजी के अंदर कंसेप्ट को फिट करना। मैं कंसेप्ट फिट करने आता हूँ, मैं ये सोच कर नहीं आता हूँ कि मुझे मिलियंस लोग देखें। मैं यहाँ पर आपको ये फिट करने आता हूँ कि ये काम ऐसे करना है, ठीक है। हाँ सर, ये लिखा मैंने ए, इसको मैंने लिखा बी, इसको मैंने लिखा सी, इसको मैंने लिखा डी, इसको मैंने लिखा ई। ये वाली बात जो है, ये वाली बात जो है, या ये वाली पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ डी, ठीक है। ये डी मान लिया मैंने, मतलब ई बी को या बी ई को डी मान लिया। ये बात आपको शब्दों में लिखनी पड़ेगी कि लेट लेंथ ऑफ बी ई इज इक्वल टू दिस, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, लेट दिस इज इक्वल टू दिस। अब दूसरी बात देखिए साहब, ये एच मीटर, इसकी परछाई यहाँ गिरी, इसकी परछाई जब नीचे गिरेगी, जब इसकी परछाई नीचे गिरेगी तो मुझे बताओ ये पूरी परछाई, ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर टपकेगी, मतलब ये पूरा का पूरा नीचे आएगा। तो मतलब ये वाली जो हाइट होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी x प्लस एच मीटर। क्यों साहब, जब ये बादल गिर रहा है तो कुछ परछाई ये भी गिरेगी और उसके बाद कुछ परछाई ये गिरेगी और फिर बादल की परछाई गिरेगी। इस क्वेश्चन के अंदर बस यही बात इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर x प्लस एच मीटर होगी। इसको आप खाली x मीटर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ये परछाई भी गिरेगी, साथ में उसके बाद x की परछाई भी गिरेगी, तो पूरी जो लेंथ होगी x प्लस एच होगी। अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल ए बी ई में tan अल्फा ले लेता हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ साहब, क्वेश्चन एक कराऊंगा चाहे उसके अंदर 50 मिनट लग जाए, लेकिन जब तक आपके दिमाग भेजे के अंदर बात नहीं जाएगी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। ओहो, आपका भी अलग ही पंगा है। मैंने कहा जी हाँ, मेरा भी अलग ही पंगा है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं आप मिलियन व्यूज मिल जाएं। मैं चाहता हूँ एक बच्चा भी मेरी बात सीख गया तो मेरा जीवन सफल हो गया। मतलब मैं गंगा नहाने चला जाऊंगा अगर एक बच्चा भी मेरी बात सीख गया तो। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, tan अल्फा यहाँ से करना शुरू कर दूँ, इधर से करता हुआ इधर आ जाऊँगा। तो मैंने लिखा tan अल्फा इन ट्राइंगल ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी ई में, ए बी ई ट्राइंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। व्हाट इज लंब? लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन डी। अच्छा सर, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? मैंने कहा आपके दोनों ट्राइंगल के अंदर, कौन कौन से ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल जो मैंने लिया है, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल नीचे वाला, ये वाला, इन दोनों के अंदर कॉमन लेंथ कौन सी है? कॉमन लेंथ है BE। तो साहब मैं दोनों ट्राइंगल से BE की लेंथ निकालूंगा और इक्वेट कर दूंगा, मेरा आंसर छट जाएगा। मुझे अलग से कुछ नहीं करना। इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी BE की लेंथ है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी BE की लेंथ है, मतलब डिस्टेंस मैं निकालूंगा। हालांकि आप DC भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं BE से ही काम करूंगा। यहाँ से मैं D की वैल्यू निकालूंगा। क्यों सर? और नालायक को मैंने बोला कि कॉमन लेंथ निकालनी है, ऊपर वाले ट्राइंगल से भी नीचे वाले ट्राइंगल से भी कॉमन लेंथ मतलब D निकालना है। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन tan अल्फा। सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x कोट अल्फा? मैंने कहा बिल्कुल लिख लो। क्या इस बात को मैं एक समीकरण मान लूं? क्या इस बात को मैं समीकरण नंबर 1 मान लूं, इक्वेशन नंबर 1 मान लूं? अब आ जाइए, नीचे वाला ट्राइंगल क्या है, EB, और इसको मैंने मान लिया P, EBP या PBE में। आइए अगेन मैंने लिया इन ट्राइंगल PBE में, tan बीटा। साहब tan बीटा क्या होता है, लंब बटे आधार।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊपर से नजर मारो इसके ऊपर, ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो आपका क्या होगा पी बी अपॉन बी ई। क्या पी बी की लेंथ x प्लस 2h होगी? आंसर है यस। क्या पी बी की लेंथ x प्लस 2h होगी? इसमें कोई शंका ही ना है कि x प्लस 2h होगी। तो मैंने ऊपर लिखा x प्लस 2h अपॉन लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी। यहां से मैं d की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। क्यों? ओ भाई साहब, मैंने बोला कि d कॉमन लेंथ है, मैं दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल दूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल सा बेसिक रूल ये याद रखो कि अगर दो ट्राइंगल ले रहे हो और बेसिक कॉमन कुछ है तो उसकी वैल्यू निकाल के जो इक्वेशन आ गई उसे इक्वेट कर दो। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2h और ये tan बीटा ऊपर जाके cot बीटा बना देगा। क्या इक्वेशन 1 में d बराबर ये था? क्या इक्वेशन 2 में d बराबर ये? तो इसका मतलब ये बराबर ये होगा। यही तो बात मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था, यही तो बात मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि d लेंथ कॉमन है, दोनों एक ट्राइंगल से d की वैल्यू निकालो। क्यों ना निकल सकती? बिल्कुल निकाली ना, छाटी मैंने। अब ये दोनों बराबर कर दो, आंसर आ गया आपका। मतलब x कोट अल्फा बराबर, x कोट अल्फा बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दूंगा क्योंकि जब ये दोनों बराबर होगी, x कोट बीटा प्लस 2h कोट बीटा। यहां से x की वैल्यू निकल सकती है, आप ध्यान से देखिए, यहां से x की वैल्यू निकल सकती है। इस बात को इधर ले आता हूं, मतलब x कोट अल्फा माइनस x कोट बीटा बराबर 2h कोट बीटा होगा। यहां से x कॉमन ले लिया तो इसका मतलब कोट अल्फा माइनस कोट बीटा बराबर होगा 2h कोट बीटा। इस बात को इसके नीचे लिख सकता हूँ, इस बात को मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। बोलो साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब x बराबर मैं ये लिख सकता हूँ, x बराबर मैं ये लिख सकता हूँ। मेरे पास x की वैल्यू आई है, मेरे पास x की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आई है। अब मुझे बताइए कि हाइट x प्लस h प्रूव करनी थी इसके बराबर। इसका मतलब x तो मेरे पास आ गया, x तो मेरे पास आ गया, मैं h और इसके अंदर जोड़ूंगा, मेरा आंसर निकल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाद में 10 में कन्वर्ट कर दूँगा। मतलब ये हुआ कि मुझे x प्लस h बराबर, x प्लस h बराबर 2h, ये वाला 2h कोट बीटा, ये वाला कोट बीटा, साथ में है कोट अल्फा, ये वाला कोट अल्फा, माइनस कोट बीटा, ये वाला कोट बीटा, और माइनस की जगह प्लस h, ये वाला h मुझे ऐड करना है, x प्लस h। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। 2h कोट बीटा प्लस h कोट अल्फा माइनस h कोट बीटा अपॉन कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। 2h कोट बीटा में से एक h कोट बीटा माइनस हो जाएगा, तो 2h कोट बीटा में से एक h कोट बीटा, बल्कि h तो कॉमन ही है सब में एक तरीके से, तो 2 में से ये बचेगा कोट बीटा, 2 कोट बीटा प्लस में कोट अल्फा डिवाइडेड बाय कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। सबको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। जब सबको 10 में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ आएगा 1/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा, सॉरी प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 1/10 अल्फा माइनस 1/10 बीटा। मतलब मैंने ऊपर भी 10 को 10 में कन्वर्ट कर दिया और मैंने नीचे भी 10 में कन्वर्ट कर दिया, इसके अलावा कुछ ना किया है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है ही ना, बस मैं तो अपने आंसर्स की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ कि आंसर निकल जाए, 10 में मिल जाए, जैसा चाहिए वैसा दिख जाए, शकल हुबहू मिल जाए। इसी बात को आगे सॉल्व करता हुआ चला, इसी बात को आगे सॉल्व करता हुआ चला गया तो h 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ये हो गया ब्रैकेट अपॉन
tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा वो कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी tan अल्फा इंटू tan बीटा और नीचे भी tan अल्फा इंटू tan बीटा। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, यही बात आपको लानी थी। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ ना था। आप कहोगे क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो कोई दिक्कत ना होगी, डिफिकल्ट आप बोल ही ना सकते हो, मुझे बड़ी दिक्कत होगी अगर आप डिफिकल्ट बोलोगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और आगे कराऊं, और आगे कराऊं? सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। मैंने कहा ये याद कर लो। क्या शॉर्ट ट्रिक्स? आप याद कर लो, आपसे यही शॉर्ट ट्रिक्स है। जादू दिखाऊं आपको? जादू ये हो गया, छू मंतर काली कलंतर, ये जादू हो गया। वो ऐसे दे दे, वो आपको ऐसे दे दे और बोले, और आपसे बोले कि बताइए साहब बताइए, आपसे बोले कि बताइए साहब बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी होगी। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, यहाँ वैल्यू डाल दो, बनेगी शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं है, जो कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, जो भी बालक, उन बालकों को बस इतनी सी जानकारी रखनी है कि इस फाइनल रिजल्ट को याद करा दिया जाता है, रट्टे लगवा दिए जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ ना। बताओ कहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स बन गई है? प्रूफ बनाइए, इसको साबित की है मैंने बात को। कमाल की बात करते हो आप, साबित की हुई बात को आप ट्रिक्स बोल देते हो। याद कर लो, हो गए ट्रिक्स। मतलब यही बात आपको जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की जाती है तो रटवाई जाती है, और कुछ नहीं है। ट्रिक्स होती है, फाइनल रिजल्ट्स को ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है साहब, रेशियो के ऊपर मान सकता हूं कि कुछ ट्रिक्स बन सकती है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं ट्रिक्स नहीं है। यही बात आप याद कर लो तो फाइनल रिजल्ट को याद करा दिया जाता है, वही ट्रिक्स होती है। मेरी बात क्लियर है? सर अगला क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा जी हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है सारी की सारी बात आपको समझ में आ भी गई होगी। हाँ सर, हमें सारी बात समझ में आ गई। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन। और कैसा क्वेश्चन होगा? मैंने कहा आसान सा क्वेश्चन होगा। मिटा दो इसको? हाँ सर आप मिटा दीजिए, आप इसको मिटा दीजिए, हम आपकी बात समझ गए। ये लो साहब, ये मैंने मिटा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। क्या आसान क्वेश्चन है वो हम आपको पढ़ के दिखाएंगे। सर आप क्वेश्चन लिख लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, कम से कम मैं इस बहाने आपसे बात तो कर लेता हूँ, कम से कम इस बहाने मैं आपके पास कनेक्ट तो हो जाता हूँ, आप तक कनेक्ट तो हो रहा हूँ, बात तो कर रहा हूँ बीच बीच में। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, अच्छा वाला। ये है अगला क्वेश्चन, ये लो साहब, टे 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 टे। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लान। एक जेट प्लेन है फ्रॉम अ पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री if the jet is flying at the constant height of 1500√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ाने की जरूरत ना पड़ेगी। सर क्यों? मैंने कहा आसान सा क्वेश्चन है, मैं डायग्राम में ही समझा दूंगा। वो कह रहा है कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है। सब हवाई जहाज तो ना बना पाऊंगा, कोशिश कर लो मछली जैसा कुछ हवाई जहाज। चलो छोड़ो, यहाँ एक हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ एक हवाई जहाज उड़ रहा है, और जब वो उड़ रहा है ग्राउंड से 1500√3 मीटर्स की ऊंचाई पर उड़ रहा है और 60 डिग्री का एंगल बना देता है। मतलब एक हवाई जहाज, यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ पर ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है साहब, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, और ये ग्राउंड से एक पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हवाई जहाज कैसे बनता है? हवाई जहाज मछली जैसा हवाई जहाज, ऐसे ही बनता है हवाई जहाज। ये लो साहब, ये हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, रॉकेट वाला हवाई जहाज। ये हवाई जहाज
ग्राउंड से ये हवाई जहाज, ये वाला हवाई जहाज ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ग्राउंड पर एक पॉइंट है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। 15 सेकंड उड़ने के बाद, 15 सेकंड उड़ने के बाद ये एंगल 30 डिग्री हो जाता है। अब आप साहब मुझे बताइए, ये जहाज इधर उड़ेगा या उधर उड़ेगा? दो बातें हो सकती। अगर ये जहाज को मैं इधर उड़ाऊं तो एंगल बढ़ते जाएगा, लेकिन एंगल तो ना बढ़ रहा, एंगल तो 30 डिग्री हुआ है। जब एंगल 30 डिग्री हुआ है तो हवाई जहाज उसी डायरेक्शन में आगे गया होगा। उसी पॉइंट से अगर मैं मेजरमेंट लगा रहा हूं तो ये हवाई जहाज 15 सेकंड उड़ गया। यहाँ से यहाँ तक उसने 15 सेकंड उड़ान भरी। 15 सेकंड उड़ान भरने के बाद ये वाला एंगल 30 डिग्री का मेज़र किया गया है। ये वाला एंगल 30 डिग्री का मेज़र किया गया। ये हमको कैसे पता लगेगा? मैंने कहा साहब आपका हो गया दिमाग खराब। आप मुझे बताइए कि जब जहाज उधर उड़ेगा तभी तो एंगल कम होगा, या जहाज को इधर उड़ा दूं, बढ़ाता हुआ एंगल चलूं? पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा सा। मतलब ये बात यहाँ पर हो गई, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। ये उड़ रहा है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1500√3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1500√3। आपसे मांगा क्या गया है? आपसे मांगा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। इस प्लेन की, इस हवाई जहाज की स्पीड ज्ञात कीजिए। स्पीड ज्ञात कीजिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है? सबसे पहले स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी को समय से भाग कर दो तो स्पीड निकल जाती है। और एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आपने लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड होती है। ये क्या होती है? स्पीड। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखो कि आप किलोमीटर डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहे हो, समय से भाग कर रहे हो, तब जाके स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। आप इस तरीके से भी याद कर रख सकते हो इसको। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड। अब आगे चलते हैं। मतलब मेरे दिमाग में बस ये रहेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 15 सेकेंड दूरी, 15 सेकेंड में ये दूरी तय की है। अगर ये दूरी 15 सेकेंड में तय की गई है तो ये वाली दूरी 15 सेकेंड में तय की गई है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी भी 15 सेकेंड में ही तय की गई होगी। वो हवा में तय की गई है। अगर ग्राउंड पे चल रहा होता उसी स्पीड से तो ये 15 सेकेंड में तय की गई होती। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दूँ और तो मैं इस डिस्टेंस को 15 सेकेंड से भाग कर दूँ तो इस हवाई जहाज़ की स्पीड आ जाएगी। यही बात मैं करने वाला हूँ। मतलब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने वाला हूँ। ये डिस्टेंस जब आ जाएगी और मैं जब उसको 15 सेकंड से भाग कर दूँ तो स्पीड आ जाएगी। बात ख़त्म। क्वेश्चन समझाने में मुझे टाइम लगता है, करने में कोई दिक्कत नहीं। ABCD लिख लेना क्या क्या दिया हुआ है। मैं आंसर्स पे चलता हूँ। मतलब मैं आपको खाली सॉल्यूशन कराता हूँ फटाफट। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो आप, ये वाला ट्राइंगल, या मैं तो कहूँ ये वाला ट्राइंगल ले लो, 60 वाला, ये वाला ट्राइंगल ले लो तो ज़्यादा सही है। ये वाला ट्राइंगल आपने ले लिया। जब ये वाला ट्राइंगल लिया तो tan 60 क्या होगा? इस वाले ट्राइंगल में tan 60 क्या होगा? tan 60 होगा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मैंने x मान लिया। परपेंडिकुलर कितना है? 1500√3 अपॉन बेस कितना है? x। tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 1500√3 डिवाइडेड बाई x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ गया 1500 मीटर। मतलब ये वाली दूरी तो आ गई 1500 मीटर, ये वाली दूरी तो कितनी आ गई? 1500 मीटर। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं पूरा ट्राइंगल ले लूँ, अगर मैं पूरा का पूरा ट्राइंगल ले लूँ तो पूरे से पूरे ट्राइंगल में अगर मैं इसको y मान लूँ तो मुझे y की दूरी निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि आप पूरा का पूरा ट्राइंगल लेके ये लिख लो, या मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप पूरा का पूरा y मान लो। ये लो, जब आपने पूरी y मान ली यहाँ से यहाँ तक तो tan 30 लगाइए आप,
इस वाले ट्राइंगल में tan 30 लगाइए, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू होगा लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1500√3, 1500√3, और ये आपका पूरा बेस कितना है y। मैं अब ये काम करने वाला हूं कि पूरा y निकालूंगा, उसमें से 1500 घटाऊंगा तभी डिस्टेंस निकालूंगा, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 1500 अपॉन y, यहाँ √3, तो y इज इक्वल टू कितना गया 4500, मतलब 4500 मीटर। ये पूरी की पूरी दूरी कितनी होगी 4500 मीटर, ये पूरी की पूरी दूरी कितनी होगी 4500 मीटर, और ये 1500 मीटर, तो d कितना आ गया, d आ गया 3000 मीटर, 3000 मीटर। 4500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 3000 मीटर। अब इतनी दूरी तय करने में 15 सेकंड लगता है, इसका मतलब इतनी दूरी तय करने का मतलब है 3000 मीटर की दूरी तय करने में 15 सेकंड लगते हैं। तो मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूँ, तो स्पीड इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 3000 मीटर, टाइम लग रहा है 15 सेकेंड, ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, मतलब 15 दूनी 30, 200 मीटर पर सेकंड। सर इसे किलोमीटर पर आवर में बदलिए। आपको एक बात पता होगा, बचपन में आप पढ़ते थे, क्या बात पढ़ते थे कि मीटर पर सेकंड को 18/5 कुछ समथिंग आप पढ़ा करते थे। तो उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब ये होता था कि आप इसको क्या करते थे 60 × 60 अपॉन 1000, इससे आप मल्टीप्लाई करते थे, तब जाके बात बनती थी। यही बात आप देख लो ना, इसको जब काटोगे तो 6 × 36 अपॉन 10, तो ये किससे कटेगा 2 से 18, 2 से 5, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका लॉजिक मैं आपको सिखा देता हूँ, ये बात मैं आपको सिखा देता हूँ, ये काम क्यों किया है। आपने क्या किया, यहाँ देखिए, इस बात को देखिए, आपने क्या किया कि 3000 मीटर को पहले किलोमीटर में बनाया, तो किलोमीटर में बनाया तो 1000 से भाग कर दिया, तो अब ये दूरी किस में होगी, अब ये दूरी होगी किलोमीटर में, अब इस किलोमीटर को आपको घंटे से भाग करना है। 15 सेकंड घंटे ना होते, आपने 3000 मीटर को पहले बनाया किलोमीटर में, 15 सेकंड घंटे ना होते, 15 सेकंड जो होता है वो सेकंड का पार्ट है। अब इसको मैं घंटे में बनाऊंगा, जब मैं इसको घंटे में बनाऊंगा तो 15 सेकंड, अब देखिए ध्यान से, 15 सेकंड अपॉन 15 सेकंड, ये सेकंड है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 मिनट और 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है, 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है। ये कंसेप्ट मैं इसके अंदर लगाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, अन्यथा मैं तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही निकाल दूँ। मतलब सेकेंडों को घंटे में बदलना है, तो जब मैं इसको 60 सेकंड से भाग करूंगा तो बात मिनट में होगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब मैं सेकंडों को 60 से भाग कर दूंगा तो मिनट में बात होगी, और जब मैं इसको एक बार और 60 से भाग कर दूंगा तो 1 घंटों में बात होगी। मतलब आप समझिए कि 60 सेकंड को जब मैं 60 सेकंड से भाग करूंगा तो ये मिनट बन गया, तो मैंने वही बात की कि 15 सेकंड को जब 60 सेकंड से भाग किया तो मिनट बन गया, और फिर मैंने उसको घंटे में बना दिया। सर हमें ये बात पता है, मैंने कहा कुछ बच्चे होंगे जिनको इतनी डिटेलिंग ना पता होगी, मैंने वही बात की है, मैंने इसलिए 60 और ये भाग किया है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बात आ जाएगी आपके पास 720 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। सॉल्व कर लेना, काटा पीटी आपका काम है। सर और अच्छे क्वेश्चन कराओगे? मैंने कहा जी हाँ, और अच्छे क्वेश्चन कराऊं? सर हाँ। लो साहब अगला अच्छा क्वेश्चन, और सर कितने क्वेश्चन कराओगे? मैंने कहा जब तक है जान कराता रहूँगा, मतलब अच्छे क्वेश्चन कराता रहूँगा साहब, कराता रहूँगा, कोई दिक्कत ना, टेंशन ना लो आप लोग। ओह माय गॉड, मेरे महबूब कयामत होगी,
आज रुसवा है क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, हमको करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, क्या करें अब हम ना रुकेंगे। लो साहब अगला क्वेश्चन ये रहा, ये है क्वेश्चन आपके सामने, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, दिखाना तो पड़ेगा साहब, दिखाना तो पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन, जूम कर दूं, जूम कर दिया। एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। एट द फुट ऑफ माउंटेन मतलब एक चट्टान, एक माउंटेन, एक पहाड़ के फुट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, मतलब उसने कहा है कि फुट ऑफ माउंटेन से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, मतलब चोटी का एंगल 45 डिग्री। आफ्टर असेंडिंग 100 meters towards the mountain top, mountain upper slope of 30 degree inclinations, the elevation is found to be 60, find the height of the mountain। माउंटेन एक पहाड़, माउंटेन एक पहाड़, उसने कहा कि एक पहाड़ है, पहाड़ ऐसा होता है, बचपन में बनाते थे पहाड़ ऐसे करके, और पहाड़ के बीच में से सूरज की रोशनी निकालते थे और फिर पेड़ वेड़ लगाते थे। उसी बात को मैं बताना चाहता हूँ। ये इसका समिट होता है, ये इसका समिट, इसकी चोटी होती है, ये इसका फुट होता है, पूरा का पूरा फुट। मतलब जब चट्टान पे चढ़ोगे तो ऐसे चढ़ोगे, या चट्टान को फाड़ के ऐसे निकल जाओगे। चट्टान पे चढ़ोगे तो ये आपका चट्टान है, ये आपका पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है। तो आप मुझे बताइए, ये समिट है, ये चोटी है पहाड़ की, तो आप चट्टान पे चढ़ाई ऐसे शुरू करोगे, पहाड़ पे चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है, या खुदाई करते करते यहाँ से फिर चढ़ोगे ना, आपकी चढ़ाई यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर चलेगी। उसने क्या क्या बात दी है वो मैं लिख देता हूँ। पहली बात उसने ये की है, उसने ये दी है कि जो चोटी है, जो समिट है, जो चोटी है, जो समिट है, वो ऐसे है, पहाड़ ये है पहाड़। अरे यार ये लाइन भी सीधी नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन में ये कहा है कि पहाड़ 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 के यहां से और इसकी चोटी का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। उसने कहा इस पहाड़ पे चढ़ते हैं 30 डिग्री के एंगल पर। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ो। एट अ फुट ऑफ माउंटेन एलिवेशन 45 डिग्री, मतलब इसके फुट से इतना बन रहा है। उसने कहा 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप, मतलब 1000 मीटर थोड़ा सा आप चले, 1000 मीटर इसके ऊपर चले, खोद खाद के चलते रहे। 1000 मीटर चलने के बाद वो भी 30 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। 1000 मीटर आपने दूरी तय कर ली, 1000 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1000 मीटर। समझ पा रहे हो आप बात? फिर उसने 60 डिग्री के एंगल पे चढ़ाई शुरू की। फिर उसने 60 डिग्री के एंगल पे चढ़ाई शुरू कर दी। ये बात उसने दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन, आपको ये हाइट निकालनी माउंटेन की। आप एक बार और देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत ना है, क्वेश्चन दिखाने में कोई दिक्कत ना है। मैं आपको क्वेश्चंस को डायग्रामेटिकली सिखा भी दूंगा जो डायग्राम बनाए। देखिए, एट द फुट ऑफ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। फुट ऑफ माउंटेन, पहाड़ के फुट से एलिवेशन मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ मतलब ये 45 डिग्री का एंगल है इस पॉइंट से, और माउंटेन का समिट ऊपर है, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे बात चलते हैं। आफ्टर असेंडिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द माउंटेन, 100 नहीं 1000 मीटर, 1000 मीटर चला वो भी कितने डिग्री के एंगल पे चल रहा है? वो 30 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे चल रहा है। तो 30 डिग्री का एंगल हो गया, मतलब ये वाला जो एंगल हो गया, ये वाला जो एंगल हो गया 30 डिग्री का एंगल हो गया। 30 डिग्री के एंगल पे वो 1000 मीटर चल गया। उसके बाद उसने चढ़ाई 60 मीटर्स की उस पर चली। साहब आप कहोगे सर माउंटेन तो आपने ऐसे कहा, और नलायक हो, माउंटेन तो पूरा ऐसे होता है,
ये चोटी है। माउंटेन तो चारों तरफ से होता है, माउंटेन चारों तरफ से होता है, पहाड़ एक साइड से दिखा रहा हूं मैं आपको, इसलिए आप कह ना सकते हो कि पहाड़ तो पूरा फैलाव होता है उसका, तो पहाड़ का तो ऐसे चोटी होती है पिरामिड टाइप में। तो कहाँ से वो चढ़ रहा है हमें नहीं पता, बस ये बात लिखी हुई है कि वो 30 डिग्री पे चढ़ा चोटी के हिसाब से, फिर उसने चढ़ाई को 60 डिग्री पे बढ़ा दिया, स्लोप उसकी चेंज होगी, ढाल उसका चेंज हो गया। आपसे ये बात पूछ रहा है, आपको पता है कंपटीशन वाले कैसे तैयारी करते हैं? वो कर देखते हैं ये √3, ये 1, ये पूरा अगर 45 है तो 1, ये 1, और ये 30 डिग्री है तो 1, ये √3, और यहाँ पर ये 1/2 हो गया, 1/2, 2 बराबर 5000, 1 बराबर 500, ये 500 √3, ये फलाना, ऐसे निकाल देते हैं। मुझे भी आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी 3 सरकारी नौकरियाँ छोड़ी है, उसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लेकिन मुझे अपने प्यारे छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है। सर हमें भी बताना है एक बार। मैंने कहा मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कराते हैं, कोचिंग सेंटर वाले कैसे बच्चों को पागल बनाते हैं, वो भी मैं जानता हूं। देखिए साहब, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में आप 30 डिग्री लगा दीजिए, वो भी sin 30 लगाइए। जब आप sin 30 लगाओगे तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण मतलब अगर इसको x मान लो तो ये भी x हो गया, तो x/1000 हो गया, x/1000 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, sin 30 क्या होता है 1/2, x की वैल्यू = हो गई 500, मतलब ये वाली वैल्यू 500 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 500, ये वाली वैल्यू आपकी 500 आ गई। ठीक है, आप इसके अंदर cos 30 भी लगाइए, cos 30 भी लगाइए। जब cos 30 लगाओगे तो वैल्यू आएगी। cos 30 क्या होता है, cos 30 = होगा आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है आपके पास, y मान लो, तो y/1000 हो जाएगा। मेरी बात तो समझ आ रही है? कहीं मैं लिखा ही खुद ही जा रहा हूँ, खुद ही पढ़ रहा हूँ, पता ही नहीं है आपका कुछ, अता पता ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैंने cos 30 लगाया, आधार बट्टे कर्ण, मतलब मुझे ये दिया था, बाकी 2 निकालना और कुछ नहीं। तो ये होता है √3/2, तो y = कितना हो जाएगा 500√3, ये मल्टीप्लाई कटा के 500√3, तो ये वाली वैल्यू आ गई 500√3 मीटर। सब मीटर में यूनिट्स, मीटर्स के आधे नंबर होते हैं 10th के अंदर। उसके बाद ये 500 आ गया, 500√3 आ गया। अगर ये पूरी वैल्यू x है, अगर ये पूरी वैल्यू x है तो ये भी x होगी, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल है ना, दिख रहा है। तो ये 45 tan 45 क्या होते हैं, tan 45 होता है लंब बट्टे आधार, तो ये 1 होता है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये x है तो ये भी x ही हो जाएगी एक तरीके से, मान के चलिए। तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये x-500√3 हो जाएगी, x-500√3 हो जाएगी, ये x-500√3 हो जाएगी, ये x-500 हो जाएगी। इसके अंदर ये भी x-500√3 हो जाएगी। इसके अंदर tan 60 लगाकर x की वैल्यू निकाली जा सकती है, इसके अंदर tan 60 लगाकर x की वैल्यू निकाली जा सकती है। बस यही आंसर करना है। आप पता है कैसे कंपटीशन वाले कराते हैं, कंपटीशन वाले आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराते हैं। क्या वाले कौन टीचर्स क्या करवाते हैं कि याद कर लो कि k cot phi या थीटा अल्फा, k cos phi, cos phi माइनस sin phi और cos अल्फा डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस cot अल्फा। वो आपसे कह देंगे कि फाई जो एंगल है ये वाला एंगल फाई है। आपको कह दिया जाएगा कि ये पूरा एंगल थीटा है, 45 वाला थीटा है, और ये अल्फा है। बस ये लगा दो, याद कर लो, डायरेक्ट लगा दो, इसके अंदर लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। और एक तरीका ये भी बताते हैं, क्या बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि ये बना लो पहले, तो फिर यहाँ से ये 1000 मीटर चला दो इसको, 1000 मीटर, फिर यहाँ से ये बना दो, फिर यहाँ से ये बना दो, ये 45 डिग्री है, वो कहेंगे ये 1 होता है 45, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, वो ये कहेंगे। फिर उसके बाद मैं करके दिखाता हूँ आपको, कॉम्पिटिशन्स बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद ये कहेंगे 30 है, वो कहेंगे 30, 1/2, 2 बराबर कितना 1000,
1 बराबर 500, तो ये आ गया 500। √3 बराबर 500 √3, ये आ गया 500 √3। यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 √3 आ गया। कंपटीशन बता रहा हूँ आपको, 500 √3। फिर कहेंगे वो आपसे, कहेंगे ये 45 में ये भी 500 हो गया, ये भी क्या हो गया 500। फिर आपसे कहेंगे ये 60 निकालना है ना 60, तो 60 में कहेंगे √3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 हो गया। मतलब यही लगाते रहेंगे और फिर फाइनल आंसर निकाल देंगे कि ये 1 है तो ये पूरा 1, ये पूरा 1, ये 1, ये पूरा 1, ये 1 1, वो चेंज करते रहेंगे कि ये 2 तो नहीं हो सकती, 2 सेम नहीं हो सकती, तो उसमें मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। और ये सॉलिड ट्रिक्स बता देंगे, आंसर याद कर लो डायरेक्ट। तो अभी आप बच्चे हो तो आपको अभी जो मेथड है आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर करने के मिलते हैं, पूरे लिखने के मिलते हैं, व्याख्यान करने के मिलते हैं, इस चीज़ के नहीं मिलते, ठीक है। और भी क्वेश्चन कराऊँ आपको? हाँ सर, और भी एक आध क्वेश्चन हमें और अच्छा कराओ। लो साहब, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं बढ़िया सा। एक क्वेश्चन क्यों, एक क्वेश्चन के अलावा तो क्वेश्चन तो और भी हैं, कोई दिक्कत ना है, हम कर लेंगे। मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, सब पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा सा, ये मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1000 मीटर चौड़ी सड़क है, 1000 मीटर चौड़ी सड़क है, 1000 मीटर चौड़ी सड़क है, और उसमें लिखा गया है कि बीच में एक आइसलैंड है, और इस पॉइंट से, आइसलैंड के इस पॉइंट से h मीटर ऊंची है। इस पॉइंट से सड़क के दोनों किनारे, मतलब पेड़ खड़ा है, बीच में एक पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई से दोनों किनारों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, इस ट्री की हाइट निकालनी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1000 मीटर एक चौड़ी रोड है, बीच में एक पेड़ है, पेड़ h मीटर लंबा है, सड़क के दोनों किनारों पर 100 मीटर चौड़ी रोड, सड़क के दोनों किनारों से जो पेड़ की एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है वो बन रहा है 45 और 30, ठीक है। ये मिड पॉइंट नहीं है, कहीं मिड पॉइंट अपनी तरफ से लगा लो, जब तक क्वेश्चन में ना हो तब तक नहीं, बस यही क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करोगे? कंपटीशन वाला तरीका बताऊं? वो कहेंगे tan 45 1 1 होगा, और tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 + √3 = 1000, तो 1 बराबर 1000/√3 + 1, यही आंसर हो गया। 1 की वैल्यू निकालें, लेकिन हमें ऐसे ना करना है, हमें तो तरीके लगाने पूरे अच्छे वाले तरीके लगाने हैं। ओ माय गॉड, कैसे लगाने हैं? ऐसे लगाने हैं। हम इसको मानेंगे x, हम इसको क्या मानेंगे? x, तो ये हो जाएगी 1000 - x, ये 1000 - x। इसको हम मानेंगे y, इसको हम क्या मानेंगे y। पहले लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में tan 45, tan 45 = लंब बट्टे आधार x/y परपेंडिकुलर/बेस, ये 1 होता है x/y, तो x बराबर क्या आ गया y। फिर हम लगाएंगे tan 30, tan 30 = क्या होगा? लंब बट्टे आधार y/1000 - x, मतलब परपेंडिकुलर/बेस। tan 30 होता है 1/√3 = y/में 100,000 लिख लो, कोई बात नहीं, 1000 - x। उसके बाद यहाँ से √3y = क्या हो जाएगा? 1000 - x। आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है? y की, तो पूरी इक्वेशन में y रहनी चाहिए, तो x की जगह y डाल दो, तो ये आपके पास आ जाएगा √3y = 1000 - y। जब इसको सॉल्व करोगे, इधर कर देता हूँ, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो √3y = 1000 - y, इस y को इधर ले आइए, √3y + y = 1000, y कॉमन लेकर 1000 √3 + 1,
बस रेशनलाइज करके इसको छोटा मोटा कर सकते हो, आगे मीटर और सेंटीमीटर जो किलोमीटर जो भी डिस्टेंस दे रखी है उसको लिख सकते हो। यही टाइप के क्वेश्चन है साहब, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, अलग कुछ नहीं है। अलग कुछ नहीं है। और हाँ, आप कब पहचानोगे अगर दो बिल्डिंग, दो टावर या दो उसके क्वेश्चन आ गए, तो क्वेश्चन के अंदर बड़े इस तरीके से देता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि टावर लंबा है या फिर लंबा है आपका घर या लंबा है आपकी बिल्डिंग। तो आप किस तरीके से पहचानोगे कि इसके अंदर क्या चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है। उसके लिए आपको एंगल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि नीचे से देख रहे हो। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ऊपर से देख रहे हो। तो आपसे क्या बोलेगा, मान लीजिए वो कहेगा कि एक घर है और एक टावर है, एक घर है और एक टावर है। अगर वो ये बोलेगा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हाउस, टॉप ऑफ हाउस या टॉप ऑफ टंकी, जो भी बात कहेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा वो। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ हाउस टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अगर उसने ये बात कह दी कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द बॉटम टू द फुट ऑफ हाउस, उसने ये बात कह दी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के टॉप से फुट के परपेंडिकुलर और फुट घर के फुट पाद बोलते हैं इसको। कौन सा वाला पाद, मतलब पाद मतलब फुट। तो यहाँ पर फुट, इसके फुट से ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये 60 हो गया। फिर तो आपका ये एंगल, ये डिपेंड एंगल्स पे करेगा कि कौन सी चीज़ आपकी बड़ी है, किसकी लेंथ ज़्यादा है, ये आपका डिपेंड करेगा एंगल्स के ऊपर। एंगल्स की टेक्निकलिटी आप देख लोगे तो वो आपको दिक्कत ना होगा उसके अंदर। मतलब ये कि सर हाइट एंड डिस्टेंस में यही क्वेश्चन है, मैंने कहा इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको बनाने हैं। अगर आपको और कोई डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको तब तक कराता रहूँगा। मतलब ये कि हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, और आप बाकी और पढ़िए अच्छे क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। और सभी मेरे प्यारे बच्चे पढ़ते रहे। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, मैं आपको बस इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मैथ्स का काफ़ी सिलेबस जो है उसमें डिलीट हो गया है, पहले भी वीडियो की शुरुआत में मैंने बोल दी। CBSE की साइट पर जाएँ, रिलायबल सोर्स से देखें, ये ना कि इधर उधर उल्टे सीधे फेक न्यूज़ पर ध्यान दें। जो रिलायबल सोर्स होता है वो CBSE की वेबसाइट है, तो वहाँ देखें, वहाँ पर क्या कटेल हुआ है, क्या नया जुड़ा है, तो वहाँ से आपको पता लगेगा। लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए पढ़ाई के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे बाप दादा इतने अमीर नहीं है कि वो हमें बिज़नेस करा सके। हम अंबानी की फैमिली के नहीं है कि हमारा बना बनाया जमा जमाया बिज़नेस है। पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स है कि हम और इनकम कमा सकते हैं। हमारे पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है। पढ़ाई 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 पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, IAS बन जाओगे, UPSC क्लियर कर जाओगे, SSC क्लियर कर जाओगे, और बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पे इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफिसर बन जाओगे। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता खेलो मत खेलो, आपका इंटरेस्ट है वो करो, लेकिन पढ़ाई भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल फोर्स कर दूं कि पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना है। इतनी तो पढ़ाई करो कि सोसाइटी में जाके आप अच्छे से बोल सको, आप फेस कर सको लोगों को। इतनी जो मिनिमम ग्रेजुएशन होती है वो तो करो ना। अटैम्प्ट बाद में लगाना कि हमें UPSC के अटैम्प्ट देने। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, अभी तो 10th की बात कर रहा हूँ, 10th तो पढ़ना ही ज़रूरी है ना। 10th तो एक तरीके का जैसे इसेंशियल सर्विसेज होती है वैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एक तरीके से 10-12 तो, है ना।
मैं आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि आप ये करना वो करना, मैं आपको एक जस्ट एज ए बड़ा भाई एडवाइस कर रहा हूँ। बस ये मान लो बड़े भाई की बात कि जो 10th-12th है उसको बढ़िया से कर लो आप, उसके बाद जो ड्रीम है गोल है वो करो साथ में, उसको भी परस्यू करो, उनको भी मत छोड़ो। पढ़ाई नहीं अच्छी नहीं लगती। बाकी मैथ्स का एक ये है कि मुझे बहुत क्वेरी आती है कि सर मैथ समझ नहीं आती, बहुत टफ है। देखो मैं आपको बताऊँ, मैथ्स टफ है नहीं, ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है। मुझे भी 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, मैथ्स कभी टफ़ नहीं लगी, मेरे बच्चों को भी टफ़ नहीं लगी। वो तो मतलब रिलेट कर पाते हैं अपने आप को मैथ्स के साथ, क्योंकि मैथ्स जो पढ़ाया जाता है, मैंने और भी देखे हैं जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, कठिन सा क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो कराते हैं, डाल देते हैं बोर्ड पे कि करके दिखाओ। बच्चा पहले डर जाता है। आप एक चीज़ बताओ, कठिन सा क्वेश्चन मैंने आपके दिमाग में पहले डाल दिया तो आप ऐसे ही डर जाओगे। अगर कठिन क्वेश्चन ही कराना है शुरुआत में तो फिर आप वैसे ही डर गए, फिर मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका डर शुरुआत में बैठा दिया जाता है, आपको उससे डरा दिया जाता है, आप डर जाते हो, फिर कहते हो मैथ्स नहीं लेंगे, 11th में मैथ्स नहीं लेंगे, 12th में मैथ्स लेंगे, विदाउट मैथ्स लेंगे, बायो ले लेंगे या कोई कंप्यूटर्स ले लेंगे, मैथ्स नहीं लेंगे। मैथ्स से ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। स्टैट्स उठा के देखो कि सबसे ज़्यादा बच्चों के CBSE के स्टैट जो रिजल्ट के उठा के देखो कि सबसे ज़्यादा बच्चों के मैथ्स में 100 आते हैं। सो आपके क्यों नहीं आ सकते? मैं तो यही कहूँगा कि आप सिंपली बेसिक टू एडवांस पढ़िए। ऐसा नहीं कि एडवांस पे सीधे पहुँच गए। जब आपका इंटरेस्ट मैथ्स में बन जाएगा फिर एडवांस भी आप चुटकियों में निकाल पाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों से कि आप अच्छा कर पाओगे मैथ्स के अंदर। बाकी मैं बैठा हूँ, मैं ये तो ना कहूँगा, पूरा प्रॉमिस तो ना करूँगा कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन जितनी जान हो कि उतना करूँगा, ये मेरा वादा है। ये लिखवा के ले लो आप उसे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, मज़े कीजिए, पढ़ते भी रहिए साथ में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सलाम, नमस्ते, ओके बाय।